नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी सेंटर में। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रमुख खबरों की विस्तार से। जबलपुर की रजा मेटल में हुए विस्फोट ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चिंतित कर दिया है। मामले में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बम निरोधक दस्तों ने जबलपुर आकर घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही एनआईए की टीम भी जबलपुर आ गई है। एनएसजी के बम निरोधक दल और एनआईए द्वारा इस बिंदु पर जांच की जा रही है कि आयुध निर्माणियों में बनाए जाने वाले बमों के खोल कबाड़ खाने में कैसे पहुंचे। एनआईए बमों के खोल के नंबरों की भी जांच कर रही है। इधर जिला प्रशासन ने सुरक्षा संस्थान के महाप्रबंधक से भी संपर्क किया है। घटना की जांच की जा रही है। जबलपुर के आयुध निर्माणियों पर अब गाज पड़ने की संभावना है। हंगामा हो रहा है बाहर। 3 आरोपी समीम, फहीम और सुल्तान उसमें बनाए गए हैं, जिसमें फहीम और सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में एनआईए की एजेंसी भी अपनी प्रारंभिक जांच कर रही है। एनएसजी की टीम भी अभी वहां मौके पर जांच कर रही है। कल पूरी हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी समीम जहां रहता था अशोक नगर वाले घर में, उसके अतिक्रमण को तोड़ा गया है। साथ ही समीम के भाई सलीम के जो सैफ नगर वाले निवास के अतिक्रमण को भी तोड़ा गया है। अभी जो खजरी खिरिया में इसका मुख्य जहां पर विस्फोटक हुआ है उसकी जांच एनएसजी के द्वारा की जा रही है। मैंने सभी एसडीएम्स को, तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि जितने भी कबाड़ी वाले लोग हैं उनके ठिकानों पे जाएं और देखें कि वो किस तरह का स्क्रैप का काम कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सीजीएम साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एम्यूनेशंस को स्क्रैप करने का, उनकी लिस्ट हमको दें। कौन लोग हैं वो, कहाँ पर स्क्रैपिंग का काम कर रहे हैं, उसकी भी हम लोग जाँच करेंगे कि मौके पर जो स्क्रैप कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इधर सूरजपुर पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला नाबालिग के दुष्कर्म से जुड़ा है। दरअसल जयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस दुष्कर्म के आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देती नजर आई। पुलिस आरोपियों को पेशी पर सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि आरोपियों की ही लग्जरी गाड़ी में लेकर पहुंची। पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म के 8 आरोपी थे, लेकिन सरकारी गाड़ी सिर्फ एक थी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की गाड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन गाड़ी में बैठे आरोपी मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करते नजर आए। भाई क्या नाम है आपका? शशिकांत भगत। अच्छा, ये आरोपियों की सुरक्षा किसके हाथ में थी? हम लोग के हाथ में। अभी जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हाँ। वो उसका भाई था, बड़ा भाई। लेके भाग गया होता तो कैसे भाग जाएगा? हम लोग को 3 जाना ये स्टाफ। 3 आप लोग हैं, हाँ। आरोपी को लेके 6 लोग उस गाड़ी में थे। नहीं बे, 4 और 4 हम लोग थे, 4 लोग थे और अच्छा, 2 एक्स्ट्रा ये जो इनके भाई लोग थे, बड़े भाई। नहीं अरे भैया, तुम लोग कैसे भाग जाए? 6 लोग थे ना गाड़ी में, आप लोग 3 लोग थे। हाँ, गाड़ी का स्टीयरिंग उसके भाई के हाथ में था। हाँ। लेके भाग जाता, उसकी जवाबदारी किसकी होती? कैसे भाग जाएगा भैया? आगे आगे थाना का स्टाफ गाड़ी, पीछे पीछे हम लोग थे। लेके भाग जाता तो उसकी जवाबदारी किसकी होती? अरे भैया, कैसे लेके भागेगा भैया? आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं, कैसे लेके भागेगा? हम लोग के पास 8 आरोपी था। गाड़ी हमारे पास एक ही थी, इनको जेल लाना था। चाहे हम टैक्सी से लाते या बस से लाते, समय हो चुका था। पहले कभी परिजन नहीं आए थे, तो आज ही आए, तो आज ये लापरवाही लग रही है कि नहीं लग रही है? लापरवाही तो समझ नहीं चल रहा। हम तो पूरा गार्ड लगा के लाए। आना चाहिए, परिजनों को आना चाहिए साथ में। परिजन कोर्ट तक तो परिजन आए थे। परिजन साथ में घूम रहे हैं, आप कैसे जवाब दे रहे हैं? साथ में घूम रहे हैं, उनके गाड़ी लेके वो चल रहे हैं, आरोपी गाड़ी में बैठे हैं, लेके भाग जाते। विश्रामपुर से ही साथ में आए हैं आपके, पूरा हमारे पास वीडियो है। इस संबंध में हमारे वही है कि नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस संबंध में हमारे जो प्रभारी आए हैं वो विस्तृत बात बताएंगे। क्यों आप अभी यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी हैं ना? जी हूँ मैं। तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? इसमें हमारे नजर में कोई लापरवाही नजर नहीं आ रहा। क्यों? आप गाड़ी, पर्सनल गाड़ी में आरोपी बैठे हैं, उनका भाई गाड़ी चला रहा है, उसका एक भाई बीच में बैठ रहा है और 3 आपके पुलिसकर्मी उसमें बैठे हैं, और आप लोग को पता ही नहीं कि वो है कौन, क्या है, ऐसे लेके आ जा रहे हैं किसी को भी। ये लापरवाही नहीं है? 10 आरोपी तो थे नहीं ना? 8 आरोपी थे ना? हाँ। 10 लोग कैसे लेके आए आप लोग? 10 लोगों को ये आए होंगे, खाना देने आए थे दोपहर में, तो अपने पास साधन नहीं था, बैठा के उसमें हम लेके आए होंगे। ये गाड़ी किसकी है? तो गाड़ी में जो बैठा था वो कौन था? आरोपी है सर। वो आपके भाई हैं क्या? हाँ, एक तो भाई है, बाकी सब आरोपी है। हाँ, हाँ, एक भाई है, बाकी क्या नाम है उसका? अमित रंजन भगत। गाड़ी वहीं पे था तो बोले कि भाई का मामला है, जाओ गाड़ी को लेकर चले जाओ। कौन बोला था? वहीं पुलिस वाले भैया लोग बोले थे। इसमें क्या पुलिस वाले बैठे थे आपकी गाड़ी में? 4 लोग। गाड़ी में तो 4 आरोपी बैठे हैं ना? आरोपी बैठे हैं और पुलिस भी 4 बैठे हैं। 8 लोग आपकी गाड़ी में बैठे हैं। वीडियो तो हमारा नहीं दिख रहे हैं। 4 पुलिस वाले
नहीं अभी तो यहाँ कम बैठे थे, आते समय 8 जन बैठे। अभी कितने पुलिस वाले थे? 1 2 3 4। मध्य प्रदेश के एक स्कूल ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जहां एक तरफ 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में विद्यार्थी टॉपर अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़वानी जिले का एक ऐसा स्कूल भी है जहां 12वीं का परीक्षा परिणाम 0 रहा। 12वीं में जितने भी विद्यार्थी थे परीक्षा में शामिल हुए थे, वो सभी विद्यार्थी फेल हो गए। दरअसल खेतिया के ग्राम मलफा में विद्यालय के 89 में से 85 विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र टेमला जाकर एग्जाम दी थी, लेकिन इस स्कूल का एक भी छात्र पास नहीं हो पाया और 85 में से 85 छात्र फेल हो गए, जिसको लेकर अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभिभावकों ने टीचरों पर पढ़ाई नहीं कराने के आरोप लगाए हैं। खबर देवास से है, जहां हादसे की खबर सामने आई है। यहां विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल ट्रांसफार्मर लगाते समय एक कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने जागेश्वर यादव नाम के लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया। वहीं सूरजपुर जिले में अनियंत्रित होकर बस से टकराने से ऑटो पलट गया। पचीरा इलाके में हुए इस हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। आपको बता दें, कार को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। खबर जशपुर से है, जहां तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। हादसे में बारातियों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसके चलते बस में सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों गंभीर घायलों को अंबिकापुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं दुर्घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस और ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र के सुखरापारा की बताई जा रही है। अंबिकापुर रोड में 2 जो ट्रक और बस हैं आपस में उनकी भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 जो गंभीर रूप से घायल थे उसे अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया। ले लिया गया? जी हाँ, ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने में लिया गया। कछार में शाम के समय बस और बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार जो 2 पति पत्नी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन घायलों को भी इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल रिफर कर दिया गया। गाड़ी को अपने कब्जे में पुलिस द्वारा ले लिया गया और ड्राइवर का पतासाजी जारी है। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के हराडांड गांव में 2 भाइयों ने अपने सगे छोटे भाई की हत्या कर दी। दरअसल भाइयों के बीच घरेलू विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को डंडे से पीटा, जिसके बाद भाई घायल हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। प्रभात टोप्पो जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ग्राम हर्राडांड में निवासरत है। प्रभात टोप्पो शराब पीने का आदी था, जिनके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को हर समय लड़ाई झगड़ा किया जाता था, जिस संबंध में कल फिदाइन टोप्पो और रूबेन टोप्पो और कार्लोस टोप्पो ये लोग प्रभात टोप्पो के घर समझाने के लिए आए थे। रात्रि करीबन 8:30 बजे की बात है, समझा रहे थे। उसी दरमियान मृतक जो प्रभात टोप्पो वो अपने भाइयों से ही लड़ाई झगड़ा करने लगा, तो जिससे फिदियोस टोप्पो और रूबेन टोप्पो द्वारा गुस्से में आकर लाठी डंडा से उसे मार दिया गया। मारने के बाद जब बेहोश हो गया तो उसे तेल और लगाने लगे और तेल लगाने के बाद भी उसका तबीयत ज़्यादा खराब हुआ, तो होली क्रॉस अस्पताल कुनकुरी में लाए थे, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। बड़वानी में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, एनडीटीवी पर जल संकट की खबर दिखाए जाने के बाद ग्राम मथमाल में 2 हैंडपंप लगाए गए। यहां पर जल संकट इतना था कि यहां पर पानी लेने के लिए लोगों को
3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एनडीटीवी ने इस गांव में पहुंचकर यहां के लोगों की समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं को दिखाया, जिसके बाद विभाग की ओर से 2 हैंडपंपों की फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। अभी 2 ट्यूबवेल ये 2 हैंडपम्प लगे हैं, उसमें 400-500 से 100 लोग पानी पीते हैं, उसमें बहुत आनंद आ रहा है। और अभी उस तुम्हारी चैनल के माध्यम से 2 ट्यूबवेल मिली है। अभी तुम्हारे चैनल के हिसाब से मतलब अभी ख़त्म हो गया, हमारा विकास हो गया। मतलब तो चैनल से खबर चली थी उसके, हाँ खबर चली, उसके लिए अभी मतलब पानी का 2 हैंडपम्प लगी, ये तो पहले नहीं लगा था। खबर धार से है, जहां अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के मामले में कार्रवाई हुई है, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, साइबर क्राइम टीम ने 2 थानों की पुलिस के साथ मिलकर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें पुलिस की टीम ने 3,10,000 रुपये कीमत के 12 बोर के 22 देसी कट्टे और हथियार बनाने के उपकरण सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे गैंग को पर्दाफाश करने के साथ साथ जो अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री है उसको भी हम लोगों ने शनाबूद किया है और पूछताछ में मौके से 7 और फिर सर्चिंग में 15 कुल 22 अवैध शस्त्र इन लोगों से जब्त हुआ है और इनसे आगे भी पूछताछ हमारी चल रही है। मुख्य बात यह है कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें जो अमृत नाम का बदमाश है उसका इंटर स्टेट लिंक है। ये लोग राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी कई अपराध को वारदात अंजाम दे चुके हैं। ये बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है और 2014 का जो गैंग हिस्से सीट था उसमें भी ईश्वर जो हम लोगों ने पहले पकड़ा था उसके साथ अमृत पहले भी काम कर चुका था। ये हमारे थाने का गैंग हिस्से सीटर भी है। मुरैना जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने कई गतिविधियां संचालित की हैं, जिसके तहत चौपाल लगाई गई। अधिकारियों ने इस चौपाल में लोगों को परिवार सहित मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गीत, स्लोगन और रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित किया गया। रैली निकाली गई, नारे माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इसके साथ ही सभी लोगों ने मिलकर शपथ ली कि कैसे अपन मतदान को आगे बढ़ा सकते हैं और ये गतिविधियां हमारी निरंतर जब से आचार संहिता लगी उससे पहले से ये कंटिन्यूस चल रही है और अभी हम आगे भी ये जब तक चुनाव है तब तक ये गतिविधियाँ जारी रखेंगे और जिन पंचायतों में हमारा मतदान प्रतिशत कम रहा है उनमें ये गतिविधियाँ हम करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीसरे चरण यानी कि 6 मई को वोट डाले जाने हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने यहां 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहां कोटराताल थीम रोड पर कलेक्टर ने लोगों के साथ तिरंगा लेकर 1 किलोमीटर तक सड़क पर भ्रमण किया और फिर ध्वजारोहण किया। इस चुनावी राहगिरी कार्यक्रम में बीएसएफ का बैंड, लोकनृत्य, लोकगीतों का भी प्रदर्शन हुआ और खाने के स्टॉल्स भी लगाए गए। मतदाता जागरूकता जो दिवस है, रैली है, सप्ताह है, उससे आम पब्लिक को जोड़ना है। आम अशिक्षित पब्लिक जो है उसको जागरूक करना है। मजदूरों को, पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को और SC ST को, जो जनता बस्तियों में रहती है उसको अवेयर करना है और आम जनता से कार्यक्रम को जोड़ना चाहिए। वार्ड वाइज ये कार्यक्रम होना चाहिए। जो यहाँ जितने स्कूल कॉलेज आए ये सब पहले से बहुत जागरूक हैं, आंगनबाड़ी वगैरह और जो भी है सरकारी इदारे हैं और आम पब्लिक इससे जुड़ेगी तो ज़्यादा बेहतर इसका रिजल्ट आएगा। मतदान का प्रतिशत कम होना सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। गर्मी है और लोग घर से कम निकल रहे हैं। यही बात है कि सब प्रयास कर रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। ग्वालियर में इसके लिए एक बड़ा प्रयास किया गया। हम थीम रोड पर हैं और थीम रोड पर एक ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो एक बहुत ही भव्य, जिसमें युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कलाकार हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सारे के सारे लोग हैं। ग्वालियर के कलेक्टर के पहल पर ये एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसका मकसद है कि लोगों को में जागरूकता लाई जाए और इनका जो है लोगों को, ताकि वोटों को घर से निकाल के मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। और ये भी बताया जाए, चुनावी राहगीरी इसको नाम दिया गया है। इसमें कल्चरल प्रोग्राम हुए, जिसमें ओपन माइक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीएसएफ का बैंड आया और बहुत सारी ऐसी आयोजन किए गए जिनके जरिए यूथ, खासतौर पर यूथ घर घर जाके लोगों को प्रोत्साहित करे कि किस तरह से चुनावों में भागीदारी जरूरी है और मतदान बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ ग्वालियर के कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या इस आयोजन का मकसद था और कैसे आयोजित किया गया। देखिए, हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने नगरीय मतदाताओं के साथ जुड़ सके। ग्वालियर जिले में लगभग 4 विधानसभा हैं जो मूल रूप से अर्बन नगरीय परिवेश की हैं और हमारा प्रयास रहता है कि किसी न किसी नए माध्यम से, किसी भी अट्रैक्टिव तरीके से अपने जो युवा मतदाता हैं, अर्बन एरिया के मतदाता हैं, उनके साथ जोड़ा जा सके। तो आज ये प्रयास किया है एक चुनावी राहगीरी के रूप में। एक स्ट्रीट प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हों, डांस से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे मलखम्ब प्रदर्शन हो गया, लाठी प्रदर्शन हो गया। बच्चों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का डेमो यहाँ पर दिया और परिवार के कई लोग थे। साथ में एक छोटी सी फूड जोन भी है जो भी हमारे परिवारों के द्वारा ही संचालित की जा रही है। तो एक प्रयास है सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का और बार बार इस बात को याद दिलाने का कि 7 मई को हम सभी लोगों को वोट करना है। तो क्या इसके जरिए ये भी इनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो अलग अलग जगह जाके, क्योंकि यहाँ तो कुछ हजार लोग ही रह सकते हैं, अपने जाके इस बात को जागरूकता का प्रदर्शन करें कि दूसरे लोग वोट डालने आए। निश्चित, मैंने सभी से निवेदन किया है कि हर व्यक्ति कम से कम 25 अन्य मतदाताओं को अपने साथ उस दिन इतना मोटिवेट करे कि वो 7 तारीख को उनके साथ मतदान के लिए जाएं और आने वाले दिनों में अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को, दादा दादी, काका काकी, सभी लोगों को एक्टिवेट करें और सभी लोग मतदान के लिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रयास है वो यही है कि गर्मी के मौसम में मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जा सके और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो ज़्यादा की संख्या में पहुँचे, ताकि जो मतदान का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है उसको बढ़ाया जा सके। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दूसरे चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान तरीके से मतदान समाप्त हो गया। देर रात मतदान कर वापस लौटे मतदान दल का प्रशासन ने फूलों और गुलदस्तों से स्वागत किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सील बंद कर सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। मतदान केंद्र में कोई तरह की हिंसा वगैरह नहीं है, कोई इस तरह की शिकायत नहीं है। हमारे सभी मतदान दल रात के 2 बजे तक अंतिम मतदान दल आ गया था वापसी। मतदान दल के वापसी आने के बाद हमारी ईवीएम वगैरह जमा हो गई है, सुचारू रूप से हुआ, अननेसेसरी कहीं ज़्यादा डिले से नहीं हुआ। तो पूरी पोलिंग प्रोसेस शांतिपूर्ण तरीके से निकली है, वोटिंग भी अच्छी खासी हुई है, तो पूरी प्रोसेस शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। इधर ग्वालियर में अगले चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ वोट का प्रतिशत बढ़ाना तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी से मतदान कराए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़ी चिंता की बात है। ग्वालियर में इसके लिए पहली बार बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हर टीम को ईवीएम के साथ मेडिकल और सैनिटरी किट भी दी जाएगी और महिलाओं की किट में सैनिटरी पैड भी शामिल होगा। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के चुनाव तैयारियों पर हमारे सहयोगी देव श्रीमाली ने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान से खास बातचीत की। ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने वोटर्स इस बार वोट डालेंगे और उनकी क्या रेंज है? महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं? खासतौर पर पहली बार वोट करने वाले लोगों की संख्या कितनी लगभग रहेगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 6 विधानसभा और शिवपुरी और करेरा के क्षेत्र भी आते हैं। तो जहाँ तक हमारे ग्वालियर की बात है तो 16,40,000 मतदाता हैं जो ग्वालियर से वोट करेंगे। और इसमें आप देखें तो जेंडर रेशियो हम लोगों का 899 है। ये ट्रेडिशनली ग्वालियर में जेंडर रेशियो कम रहा है, यानी महिलाओं की पुरुषों के अपेक्षा जो संख्या है वो 900 के रेशियो में रहेगी। नवीन मतदाता आपने जैसे कहा, इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में नए वोटर्स को ऐड किया है। हमने अभी बीच में प्रयास किया था, महिला वोटर्स को हमने काफ़ी ऐड किया है।
तो हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी हमारे एटलीस्ट ये जो न्यू वोटर्स हैं और जो नवीन रूप से हमारी मतदाता सूची में आएंगे, इनमें एक अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट रहेगा पहली बार अपने मतदान को करने का। और जहाँ तक बूथ्स की संख्या की बात है, सारे बूथ्स को मिला करके कुछ 1680 बूथ हैं जहां पर ये मतदान की कार्रवाई होनी है। 4 अपनी विधानसभा जो नगरीय क्षेत्र में है, यहाँ पर अधिकतम पोलिंग स्टेशंस हैं। ऑलमोस्ट 900 पोलिंग स्टेशंस अपने नगरीय क्षेत्र में है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। अच्छा, टोटल अगर अपन दोनों जिलों की बात करें तो दोनों जिलों में मतदाता लगभग कितने बैठते हैं? लगभग 22 लाख मतदाता हैं जो दोनों जिलों का मिला करके है हमारी, मतलब पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 22 लाख मतदाता हैं। टोटल बूथ्स करीब 2250 बूथ है। तो अब अपन जानना ये चाहते हैं कि इसमें कितने क्रिटिकल हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने वल्नरेबल हैं जी, और कितने सामान्य हैं, और इन जो 4 कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी के मायने क्या है, क्यों इनको कैटेगराइज किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि हम अपने बेस्ड ऑन एनालिसिस, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, हम अपने बूथ्स को वल्नरेबिलिटी या सेंसिटिविटी के हिसाब से कैटेगराइज कर सकें। और उसका रीज़न इतना ही है कि हमारा ध्यान इन बूथ्स पर उस अपेक्षा से ही, उसी के अपेक्षाकृत हमारा ध्यान इन बूथ्स पर रहे। तो चूंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन ज़रूर बताना चाहूँगी कि लगभग 500 बूथ ऐसे हैं जिनको हमने अपने क्षेत्र में क्रिटिकल की श्रेणी में रखा है। इसमें भी हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं और एक इंटरनल डिवीजन करते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल कौन से हैं, मीडियम क्रिटिकल कौन से और लीस्ट क्रिटिकल कौन से हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 1100 बूथ अपने नॉर्मल श्रेणी के हैं और लगभग 500 बूथ से क्रिटिकल हैं। इन बूथ्स पर फोर्स की व्यवस्था सुनियोजित होती है। इसमें सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहती है। हम लोग कमीशन के इस बार निर्देश हैं उस अनुसार लगभग 1200 बूथ्स पर वेबकास्टिंग रहेगी, यानी एक थर्ड आई भी अवेलेबल रहेगी और इनका पूरा कंट्रोल रूम हमारे कंट्रोल रूम में बनेगा। इसको मॉनिटर करने के लिए विधिवत टीम्स रहेंगी कि बूथ्स में कोई अवांछनीय गतिविधि तो नहीं हो रही है, कुछ लोगों का मूवमेंट अंदर तो नहीं हो रहा है। इस सब दृष्टि से इवन इवनिंग के समय में यदि बाहर क्यूज हैं तो क्यू मैनेजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, हम अपनी टीम को भी ऐसा ब्रीफ करते हैं। हमारा जो फोर्स जाता है इन मतदान केंद्रों पर, उनकी भी एक बड़ी स्पेसिफिक ब्रीफिंग की जाती है। तो तैयारियां हमारी इस लाइन पर बिल्कुल अच्छी चल रही हैं अभी। बड़वानी जिले में बदहाल शिक्षा व्यवस्था से जिले के बच्चों का भविष्य खतरे में है। यहाँ जिले में पाटी ब्लॉक में कई स्कूल झोपड़ी और निजी मकानों में संचालित किए जा रहे हैं, तो कई स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर है कि बच्चों की जान तक को खतरा है। पढ़ाने के लिए शिक्षक और बच्चे तो हैं, लेकिन स्कूल भवन नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों और समाजसेवी लोगों ने प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमको यहाँ पर स्कूल की ज़रूरत है। एक निजी मकान में स्कूल लगती है, वहाँ पे मतलब बच्चे तो आते हैं पर छोटा मकान है क्या, तो बैठने की वहाँ तकलीफ है और अभी तो उसमें घास डाल दिया है, तो कहीं मतलब दूसरे मकान ढूंढना पड़ता है। हाँ, कभी कदार तो मतलब मकानों में जगह नहीं मिलती है, कई शादियाँ ऐसी रहती तो स्कूल बंद भी करना पड़ता, मतलब छुट्टी मनाना पड़ती। स्कूल व्यवस्था भी आज तक यहाँ पर किसी के निजी मकानों में पढ़ाते हैं और आंगनवाड़ी भी निजी मकानों में अभी तक लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर व्यवस्था आज भी बिछड़े है। यहाँ पर स्कूल व्यवस्था और आंगनवाड़ी और रोड की व्यवस्था बहुत आज तक सुनवाई नहीं हो रही। होना चाहिए, शासन प्रशासन की ओर से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाभ मिले। खरगोन के कानापुर में शनिवार को रेव गुर्जर मांगलिक भवन निर्माण की खुदाई में प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की कुल 9 मूर्तियां प्राप्त हुई। फिलहाल इन मूर्तियों को ग्रामीणों ने वहां से हटाकर हनुमान मंदिर में सुरक्षित रख दिया है। गौरतलब है कि मांगलिक भवन निर्माण की कॉलम खुदाई में मूर्तियां मिली हैं। उधर खुदाई में मूर्तियों के मिलने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया कि ये प्राचीन मूर्तियां अनुमानित 10वीं शताब्दी की हो सकती है। फिलहाल इस बारे में कोई पुख्ता प्रमाण की जानकारी नहीं मिल पाई है। महाकाल मंदिर में प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मंदिर समिति को 3 महीने के भीतर मामला सुलझाने को कहा है। दरअसल महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी गुरु श्रीमंत योगानंद ब्रह्मचारी श्री शंभू पंचअग्नि अखाड़ा इंदौर, गुरु
स्वामी राधाकांताचार्य जी महाराज, श्री दुर्गा शक्ति पीठ और पंडित शरद कुमार मिश्र ने 19 अप्रैल को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इसमें महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट पर महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर और ओम की छपाई को गलत बताया था और इसे हटाने की मांग की गई थी। खबरों में ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।